हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म। ये देखिए हैंड रिटन नोट्स है लैंड रिफॉर्म का। ठीक है, बस ये एक 1.5 पेज में सारा लैंड रिफॉर्म आ जाएगा और इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स, क्यों लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत हुई। सबसे पहले तो देखिए वाई द लैंड वॉज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लैंड वॉज क्यों इम्पॉर्टेंट इतना था कि सबसे पहले देखते हैं कि चार्टर एक्ट, लेट्स डिस्कस दिस। कि चार्टर एक्ट आया था 1813 में। उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गुड्स दे फ्लडेड इनसाइड द मार्केट बिकॉज रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, फाइनल प्रोडक्ट्स जो उसके प्रोसेस होकर इंडिया में, फिर फिनिश्ड गुड्स इंडिया में आते थे। तो ब्रिटिश गुड्स वर फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट। उससे क्या हुआ, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो है डिक्रीज हुआ, इसका लोग डिमांड कम हो गई। ठीक है, और सस्ता होता था। मेनली जब ब्रिटिश गुड्स आते थे देवर चीप। अब आर्टिसंस थे जो दे लॉस देयर जॉब, ट्रेडिशनल आर्टिसंस लॉस देयर लाइवलीहुड। ठीक, एंड देयर वाज नो अल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट, सो द पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स कहाँ, लैंड। लैंड की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। लेट्स सी दिस इज अ लैंड। अगर ये आपका लैंड है, हुआ क्या, तो लोग लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सो लैंड फ्रॉम द मुगल पीरियड ऑनवर्ड्स, अगर मुगल पीरियड की अगर आप बात करोगे, अगर मुगल पीरियड की बात करोगे तो लैंड वॉज सवरेन इन नेचर। ठीक है, इट वॉज सवरेन इन नेचर। इट वॉज कंट्रोल्ड बाई, राइटिंग स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इट वॉज कंट्रोल्ड बाई द किंग। ठीक है, जो राजा है, मुगल बादशाह है, रूलर है, तो इट वॉज सवरेन इन नेचर। ठीक है, वी हैड, अब लैंड जिसको दिया जाता था, लैंड टू हुम इट वॉज गिवन, दे हैव लेसर प्राइवेट राइट्स, लेसर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। प्राइवेट राइट्स कम होते थे कि आप सेल कर सको, परचेज कर सको। इन द ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड आया था तो लैंड वॉज गिवन टू इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज थे उनको लैंड दिया जाता था और इनका एक ही मकसद था, रेवेन्यू कलेक्शन, लगान वसूल करना, रेवेन्यू कलेक्शन। बस जो ज़मींदार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा और जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे उन्हीं को लैंड दिया जाता था। तो लैंड थ्रू द ज़मींदार्स को दिए जाते थे। ठीक है, ओनली फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, अगर रेवेन्यू कलेक्शन नहीं दे पाया है तो ज़मींदारी चली जाती थी। ठीक है, तो ज़मींदार जो थे ज़मीन लूज कर देते थे। दे हैव अ लेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेस प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि आप उस लैंड को ओन कर रहे हो। ठीक है, चलो ओन तो कर रहे थे ये लोग, बट सेल परचेज लिमिटेड था, सेल एंड परचेज लिमिटेड था। गवर्नमेंट विदाउट एनी रीजन, आर्बिट्ररीली, अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर रहे हो तो बिला वजह के भी, और या रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो ज़मीन गवर्नमेंट लैंड ले सकती थी वापस, गवर्नमेंट स्नैच कर सकती थी, लैंड वापस ले लेगी और किसी और को दे देगी। हमारे यहाँ अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्टिल द लैंड इज सवरेन। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करोगे तो स्टिल द लैंड इज सवरेन। सवरेन अभी भी है लैंड, प्लस बट द प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट जो राइट्स हैं वो लैंड पे मेंटेन्ड हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में पोस्ट इंडिपेंडेंस वी हैव राइट ओवर द लैंड, वी कैन सेल इट, वी कैन परचेज इट, वी हैव लीज। दो ओवरऑल रेगुलेशन जो होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। ओवरऑल रेगुलेशन की अगर आप बात करोगे, ओवरऑल रेगुलेशन वो किसका होगा, गवर्नमेंट का ही ओवरऑल रेगुलेशन होगा। बट बिला वजह के गवर्नमेंट नहीं ले सकती हमारी ज़मीन। हाँ, अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट विल टेक लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड ले लेगी आपकी, विल टेक लैंड, बट आपको रेम्यूनरेशन या कुछ पैसा मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा उसका। ठीक है, लैंड एक्विजिशन जब होता है तो आपको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन फंड है, उसमें से आपको पैसा दे दिया जाएगा, और वो भी आपकी ज़मीन का 4 गुना। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आपकी जो लैंड है उसका 4 गुना मिल जाता है। तो कहने का मकसद यहाँ पे बस ये है कि लैंड को यहाँ 4 गुना आपको मिल गया मुआवजा। पर ऐसा ब्रिटिश एरा में नहीं था, इंटरमीडियरीज थे सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और बिकॉज शिफ्ट हुआ एग्रीकल्चर की तरफ, बिकॉज आर्टिसंस को नुकसान हुआ था, तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस, जमींदार क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते थे। क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते थे बहुत ज़्यादा। अब एक्सप्लॉयट करने के लिए क्या हुआ, रेंट, भाई अपने पास भी तो इनको बचा के रखना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी देना है, प्लस अपने पास बचा के रखना है, तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। फिर उसके चक्कर में मनी लेंडर्स आते थे जो उधार में, जो क्या नाम है, हाई इंटरेस्ट रेट पे जो किसान हैं उनको पैसा देते थे। बहुत सारी चीज़ें, एक साइक्लिकल वो था, फंसे रहते थे किसान इसमें। तो देखिए, इतना समझाने के लिए बहुत है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ब्रिटिश पीरियड में इट वॉज अ लीगल वन, जो ओनरशिप थी, कॉलोनियल क्रिएशन था ओनली फॉर
जमींदार खुद कल्टीवेट नहीं करता था, जमींदार वॉज इंटरमीडियरी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के लिए ही बस दिया गया था, ठीक, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर में था, ठीक है, और सिक्योरिटी ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अगर आप फेल कर गए तो जमींदार से जमीन वापस ली जाती थी, ठीक है। देयर वॉज लिमिटेड कंट्रोल, कुड कलेक्ट रेंट बट लिमिटेड कंट्रोल, ठीक है। इट वॉज ऑफन एंड इनडायरेक्ट वन। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया में यार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, लीगल ओनर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, वी कैन ऑल्सो कल्टिवेट, वी आर द ओनर, वी कैन ऑल्सो कल्टिवेट, ठीक है। वी आर डायरेक्ट स्टेक होल्डर, वी आर द प्रोड्यूसर, वी हैव वी गेट इट फॉर लाइवलीहुड के लिए, घर चलाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हम काम करते हैं। देखिए डायरेक्ट ओनरशिप है, यहाँ कोई इंटरमीडिएरी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। द लैंड इज प्रोटेक्टेड बाई लॉ, ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, देयर इज रेगुलेशन बट देयर इज प्रोटेक्शन एज वेल। हम सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं था, ठीक है। अगर आप देते रह रहे हो तो ठीक है, सब्जेक्ट टू लॉज। देखिए लैंड सीलिंग की गई बाद में, ठीक है, एक लिमिट लगाई गई कि आप इससे ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते, इसे हम आगे देखेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा और जमींदारी सिस्टम थोड़ा सा देख लीजिए। बंगाल, बिहार, यूपी में था, उड़ीसा में था, कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किए थे। जमींदार थे या इंटरमीडियरीज थे, ये कलेक्ट करते थे किसानों से। देन रियातवारी सिस्टम, रायत डायरेक्ट पीजन से लिया जाता था। ये वाला जो था ना, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा नियर टू ओनरशिप था, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उन्हीं से डायरेक्ट लिया जा रहा है जिस जमीन पे वो ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। सो इट वॉज नियर टू ओनरशिप, थोड़ा ओनरशिप के नजदीक था ये, पर यहाँ भी इट वॉज नॉट अ सेफर वन। ब्रिटिश यहाँ पे डायरेक्टली कलेक्ट करती थी, ठीक। थॉमस मुनरो और रीड थे ये लोग, मद्रास में, बॉम्बे में ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था। मे बी 1892 है, डेट देख लीजिएगा। महलवारी सिस्टम था। महलवारी मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेज कम्युनिटी का था, कि मतलब एक गांव है, दिस इज गांव, इसमें अलग अलग फैमिलीज हैं, इन सब की फैमिलीज, ये सालों मान लो ये सारी फैमिलीज हैं, ये सारी फैमिलीज हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ये सारी फैमिलीज, ऑल फैमिलीज वर रिस्पॉन्सिबल टू पे द, क्या नाम है, टैक्सेस या रेवेन्यू। तो इस सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ महलवारी में आप लिख सकते हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हो गई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका बेस देखिए क्लियर हो गया। विलेज हेडमेंट की या कम्युनिटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पंजाब में था, ये यूपी में भी था, देखिएगा। रैयतवारी वाला तो मद्रास, बॉम्बे, आसाम, साउथ में और आसाम में। हाँ, जमींदारी यूपी के कुछ पार्ट में था, वाराणसी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। आइए देखते हैं, गाजीपुर हो गया। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या है। हाँ, तो ये महलवारी हमारा हमने देख लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट जो है हमारी अभी मेंटेन्ड है, वी आर क्या नाम है, वी आर फ्री। अब हुआ क्या, एक बिग चीज़ और देखते हैं, लेट्स सी वन मोर थिंग, कि लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों हुई। क्योंकि जमींदार स्टिल पजेस, ये जो ज़मींदार थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी, इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इनकी जिम्मेदारी, मतलब ये पसेजर ऑफ लैंड बने रहे, दे बिकेम द पजेजर ऑफ लैंड, क्या नाम है, पजेजर ऑफ लैंड, ठीक। और जो किसान, जो टीनेंट इस पे कल्टीवेट करता था, उस जमीन को उसको मालिकाना हक देने के लिए कि टीनेंट की लैंड है, जो ग्रो कर रहा है, वन हु ग्रोस विल बी द ओनर, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन देखने के लिए, बिकॉज जमींदार के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उस लैंड को तोड़ना छोटे छोटे हिस्सों में और इन टीनेंट्स को देना, दैट्स द रीज़न कि हमने क्यों, क्या नाम है, जमींदारी क्या नाम, लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। बिकॉज ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, स्टिल दे वर होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, और दे वर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स या टीनेंट क्रॉपर। और उनको कभी भी निकाल सकते थे टीनेंट को, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, उनको डेट ट्रैप में फंसा लेते थे और ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है। टीनेंट के बस इतना है, इनके ज़्यादा है। तो यहाँ जितने टीनेंट इस लैंड में ग्रो कर रहे हैं, टीनेंट, इन सबको इनका राइट्स दिया जाए इस लैंड पे, ठीक है। और सीलिंग लगा दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन, सीलिंग ऑन लैंड लॉज, सीलिंग ऑन लैंड, सीलिंग का मतलब एक लिमिटेशन लगा दी गई लैंड के ऊपर, क्या लिमिटेशन लगा दी गई कि आप इससे ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते हो। इसके बाद ज़मींदारों ने बहुत सारे तरीके अपनाए कि इनके पास बड़ी प्रॉपर्टी बनी रही, क्योंकि एक इंडिविजुअल पे लिमिट लग गई थी, एंड इंडिविजुअल हैड अ लिमिट, कोई भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर एक लैंड की लिमिट लग गई थी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब आइए लैंड रिफॉर्म के बारे में देखते हैं क्या है, कि इट इज़ अ गवर्नमेंट मेजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, किसमें, गरीबों में देना, किसानों में, एंड इंप्रूव द टेन्योर सिक्योरिटी, और एक तो दे दिया प्लस इनकी टेन्योर सिक्योरिटी रहे, और इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, ठीक है। जमींदार थे, रेतवास थे, दे एक्सप्लॉइट करते थे टीनेंट्स को, इनकी लो प्रोडक्टिविटी होती थी, ठीक है। खाद वाद इतना देना, ये सब सारी चीज़ें लगाना, कहते थे बस खाद खुद भी नहीं ये दे रहे हैं, अच्छी मैकेनाइजेशन तो इतना था नहीं, तो खाद भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, फैसिलिटीज़, पानी वानी, इरीगेशन फैसिलिटी, ये बेचारे टीनेंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो लो प्रोडक्टिविटी थी, और रेंट बहुत ज़्यादा ज़मींदार लेते थे, या ये जो भी इंटरमीडिएट, मेनली ये दो लोग, ये वाले जमींदार का ज़्यादा इसमें वो है, राय तो चलो थोड़े बहुत ओनर थे ही। रिमूविंग दीज इंटरमीडियरीज व द मेन पर्पज, कि ये इंटरमीडियरीज कहा जाए, स्पेशली ये वाला भी, ठीक है। और जो क्रॉप ओनर्स हैं, डायरेक्ट जो लोग जोत बो रहे हैं, उनको दे दिया जाए।
टीनेंसी रिफॉर्म में क्या था, रेगुलेशन ऑफ रेंट 1/4 to 1/6, ठीक है, रेगुलेट करके रखा जाए। देयर शुड बी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसकी वो वहीं ग्रो करता रहे। दे ओनरशिप राइट टू टीनेंट को ओनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब की, ओनरशिप राइट भी दे दिया जाए, दिस इज ओनरशिप राइट टू टीनेंट, देन ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब उसके लिए देखिए वेस्ट बंगाल में एक ऑपरेशन बरगा हुआ था, ये एक ऑपरेशन है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट भी और सब चीज़ें देखेंगे। कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड को एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया जाए, ये भी एक काम था, जिससे क्या होगा, बेटर इरिगेशन हो सकेगा, फार्म मैकेनाइजेशन हो सकेगा। देखिए यहाँ पे लैंड कंसोलिडेशन मतलब ये है कि अगर आपका एक लैंड का पार्सल है अलग अलग जगह पे, मान लो एक जगह यहाँ है, ठीक है, ठीक है, एक विलेज यहाँ आपका लैंड है, एक जगह यहाँ लैंड है, एक जगह यहाँ लैंड है, तो एक जगह पे लाना है, सब लैंड को यहाँ से आपकी ओनरशिप हटा करके एक जगह कंसोलिडेट कर देना लैंड को। जब एक जगह कंसोलिडेट होगा तो यहीं खाद लगेगा, यहीं पानी लगेगा, यहीं फार्म मैकेनाइजेशन लग जाएगा, तो एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अलग अलग जगह है तो मेढ़े भी ज़्यादा बनी हुई हैं, डिवीज़न भी ज़्यादा है, तो यहाँ एक ही यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, ज़मीन पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द लैंड विड ऑल्सो बी रिड्यूस, तो ये सब सारी चीज़ें इससे हो जाएंगे, ठीक है। सो फार्म, इसीलिए कंसोलिडेशन, चकबंदी, चक करने ना, इसको कहते हैं चक, एक लैंड, पार्सल ऑफ लैंड इज नोन एज चक, ठीक है, और उसी से नाम दे दिया गया है चकबंदी, चकबंदी, ठीक है, ये चकबंदी होता है। देन दिस कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग सारे किसान आएंगे मिलजुल के, एक देखिए जैसे ऐसे जीस काम करते हैं तो अलग अलग किसान आए अपने लैंड लेके, पूल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ये लोग जो है फिर अपना शेयर कर रहे हैं सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज और ये सब, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग अलग टॉपिक है। देखिए लैंड इंटरमीडियरीज को हटाने का सबसे पहले जो किसने कहा हुआ था, तो यहाँ पे लेट्स सी, जेसी कुमारप्पा कमेटी थी, इट रिकमेंडेड अबॉलिशिंग द इंटरमीडियरीज। देन देयर इज भूदान मूवमेंट हुआ, भू को दान दे दो, जमीन दान दे दो, ग्राम दान मूवमेंट, ये सब सारे इसीलिए हुए थे। लेट्स सी ऑब्जेक्टिव क्या था, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना था, हाँ, ताकि एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, राइट्स ऑफ देयर सिक्योर्ड राइट्स ओवर लैंड। स्टेट लॉज जो थे दे टर्न्ड टीनेंट इनटू लैंड ओनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी कि स्टेट लॉज टर्न टीनेंट इनटू लैंड ओनर। टीनेंसी रिफॉर्म में क्या हुआ कि रेंट को क्या हुआ, लिमिट किया गया, लिमिटिंग रेंट रखा गया, इजी इविक्शन नहीं था, बहुत आसानी से आप निकाल नहीं दोगे ताकि आप एक्सप्लॉइट करो, डराओ धमकाओ उसको, और गिविंग ओनरशिप इन सम केसेस। स्टेबल टेन्योर है, ठीक है, आप एक्सप्लॉयटेशन डिक्रीज यहाँ किया जाए, दिस इज अ साइन ऑफ डिक्रीज किया जाए, और इंप्रूव करो एग्रीकल्चरल मैथड्स। देन लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में, लिमिटिंग द मैक्सिमम लैंड अ फैमिली कुड होल्ड, सीलिंग लगाना, एक लैंड आप ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकोगे तो क्या होगा, एक ज़मींदार होल्ड नहीं कर सकेगा लैंड, तो वो टीनेंट और क्रॉपर को दे देगा लैंड। तो अब इनमें ज़मींदार ने बहुत सारी टेक्निक्स लगा ली आगे, वो हम अभी देखेंगे कि ज़मींदार ने क्या किया कि अगर ये एक ज़मींदार है ओनर, ये एक ज़मींदार है तो इसके बच्चे थे, इसके बच्चे हो गई, इसके वर्कर्स हो गए, ये वर्कर हो गया, दिस इज सन, डॉटर, इन लॉज, इन सब के नाम इसने ज़मीनें कर दी। तो क्या हुआ, ज़मीन जो मान लो 100 एकड़ थी, ठीक है, 100 एकड़ थी, इनके नाम किया तो ये 20 इनके आ गई, 20 इनके आ गई, 20 इनके आ गई, 20 इनके आ गई, 20 ये रख लिया, तो बढ़ गई ना। तो अगर सीलिंग लिमिट 30 एकड़ है, ठीक है, तो 20-20-20 हो गया, और यहाँ देखिए 20-20-20, तो इस तरह से फ्रैगमेंट करके इन लोगों ने फ्रैगमेंट करके ज़मीन को तोड़ करके अपने घर वाले के मेंबर्स में, या फेक अकाउंट्स या फेक बेनिफिशियरी बना करके, ठीक है, अपने नौकर या काम करने वालों को दे करके ये सीलिंग लॉ से बच गए, सीलिंग लॉ से बच गए, दे गेट रिड ऑफ दिस। क्योंकि ये देखो यहाँ पे सीलिंग लॉ क्या कहता है, लिमिटिंग द मैक्सिमम लैंड अ फैमिली कुड होल्ड, तो इस सीलिंग लॉ से क्या है, ये लैंड होल्डिंग लिमिट है, एक्सेस लैंड एलोकेटेड टू लैंडलेस फार्मर दे दिया जाता था, तो ये लोग बच गए। देखो 20-20-20-20 कर लिया, तो 100 एकड़ था भाई, 30 का वो था, अब लिमिटेशन ये 20-20 बांट दिया, तो इस तरह से ये लोग दे बाईपास्ड दीज लॉज, ठीक है। अब लैंडलेस फार्मर को दिया जाए, आगे देखते हैं इससे फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ टू लैंड, यहां अगर आप बेनिफिट्स डाल दो बेनिफिट्स, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या हो जाएगा, लैंडलेट्स को भाई वेल्थ और हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा सोसाइटी में, ठीक है, इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ेंगे, तो दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। और फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल सेमी फ्यूडल स्टेट था, सेमी फ्यूडल जो हमारे स्टेट था, जिसमें जमींदार्स का एक नॉबल्स का जैसे डोमिनेशन पहले रहा है, यहाँ जमींदार्स का डोमिनेशन था, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो जमींदारी डोमिनेशन विल रिड्यूस, पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर कंसोलिडेशन इन स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग,
ठीक है, तो उसको एक जगह किया जाएगा। अगर कहीं अलग अलग ज़मीन है तो अभी हमने चकबंदी, यहाँ पे चकबंदी में आसानी। देन इम्प्रूव्ड इनकम होगी, भाई टीनेंट क्रॉपर को लैंड का ओनर है, अगर वो ओनर है तो खुद इसके डिसीजन मेकिंग की पावर आएगी, बिकॉज ओनर है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हीं के पास होगा, तो इनकम इंप्रूव होगी। रेंट कंट्रोल और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, तो इजी इविक्शन नहीं हो पाएगा, किसानों को आप बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते हो। सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ेंगे, पावर्टी इनकी रिड्यूस होगी, इनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, सही है। इंप्रूव्ड लैंड रिकॉर्ड, तो बिकॉज जब लैंड आप बांटे, जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, क्लियर लैंड टाइटल देखा गया किसका क्या है। हालांकि इसमें भी बहुत इश्यूज क्रिएट हुए थे, बट लेटर ऑन रिफॉर्म्स किए गए और क्लियर लैंड टाइटल बनाया गया। जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनका और जो ओनर थे, जमींदार था, उनका देखा गया कि कितना किसका है, तो क्लियर लैंड टाइटल, एक डेटा क्रिएट हुआ, तो क्रिएशन ऑफ ए डेटा, ठीक है। बहुत लोग इसमें जमींदार थे, मैनिपुलेट भी करवाए, बट एक डेटा क्रिएशन तब भी हो गया, और जिससे डिस्प्यूट्स जो हैं लैंड के मामले में डिस्प्यूट्स कम हो गए, ठीक है। तो इट इज द इंप्रूव्ड लैंड रिकॉर्ड। यहाँ प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि ये देखिए डीपीएसपी को भी प्रमोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39 वाला आर्टिकल। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि जमींदार के पास बहुत बड़ी जमीन, लैंड पार्सल ज्यादा होता था, वो बस इंटरमीडियरी था, पर उसको मालिक समझ बैठा था, ठीक है। लीगल ओनर तो था ही, बट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए था। तो प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब आइए आगे देखते हैं, वाई दिस लैंड रिफॉर्म सक्सीडेड, वाई ये लैंड रिफॉर्म सक्सीड क्यों किया, यहाँ है ना, वाई सक्सीडेड, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जगह पे देखते हैं, तो केरला में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, लैंड टू टिलर पॉलिसी, ठीक है, जो जमीन है जो टिल करता है उसको दे दिया जाए, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंट दिखा और ईमानदारी दिखी, ऑनेस्टी दिखी, तो लैंड मिल गया। पॉलिटिकल विल ऑफ द टीएन द्रविडियन पार्टी का पॉलिटिकल विल था कि हाँ, एक स्टैंड लिया इन्होंने कि हम जमीन टीनेंट्स को, गरीब तबका को या वल्नरेबल सेक्शंस को जमीन दे देंगे, दैट इज द पॉलिटिकल विल ऑफ द द्रविडियन पार्टी। लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस किया गया था, तो महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया गया, और यहाँ पे स्मूथ आइडेंटिफिकेशन हुआ और रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो लैंड का स्मूथ आइडेंटिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो लैंड स्मूथ, ये है ना, स्मूथ आइडेंटिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेट मी स्मूथ आइडेंटिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीगल बैरियर रिड्यूस हुए, ठीक है। पंजाब कोर्ट ने लीगल बैरियर को रिड्यूस किया था ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और लैंड जो है वो टीनेंट्स को मिले, तो लीगल बैरियर रिड्यूस करने में पंजाब का बहुत बड़ा रोल था। वेस्ट बंगाल में मॉनिटरिंग की गई थी, ट्रांसपेरेंसी लाई गई, ठीक है, ज़मीन बांटने में, देने में, अकाउंटेबिलिटी डेवलप की गई और इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक किया। तो वेस्ट बंगाल में देखिए CPIM पार्टी भी थी शुरू से यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोशल जस्टिस के लिए तो बात ही करते थे। तो वेस्ट बंगाल में ये ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा अच्छा वो था। और ग्रास रूट मोबिलाइजेशन हुआ, लैंडलेस टीनेंट्स का, लेबरर्स का, इनको अवेयरनेस जनरेट किया जाए, और ये मूवमेंट इन्होंने लिया, ठीक है। दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट करने लगे, कैंपेन करने लगे, ये लोग कैंपेन करने लगे। तो ग्रास रूट यहाँ जो मोबिलाइजेशन हुआ लैंडलेस टीनेंट्स और लेबरर्स का ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। अब यहाँ देखते हैं, हाँ, महाराष्ट्र का लैंड रेवेन्यू कोड था, वो बहुत इफेक्टिव गवर्नेंस में फायदा रहा। थ्रू लीगल रिफॉर्म्स करके ये इफेक्टिव गवर्नेंस किया और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सोशलिस्ट का भी इन्फ्लुएंस था, जो जस्टिस की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे। तो जस्टिस, इक्वालिटी एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। किसान सभा केरला का इसीलिए किसान सभा बना, एक प्रेशर ग्रुप है एक तरह से, जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स करेगा, गवर्नमेंट को प्रेशर करेगा कि आप लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो या टेनेंट्स को, क्रॉपर्स को उनकी ओनरशिप राइट दी जाए। तो ये किसान सभा केरला का। ऑपरेशन बरगा इसीलिए हुआ था वेस्ट बंगाल में, दिस ऑपरेशन बरगा, आप आंसर में कोट कर सकते हो मेंस में। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस हुआ कर्नाटका में, लोकल लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो पंचायती राज जो बनाया गया था, पंचायती राज देखिए बाद में बहुत जगह इंप्लीमेंट हुआ, 1992 या 3 या 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट स्टिल दैट एट दैट टाइम ये अवेयरनेस होना कर्नाटका में, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस, लोकल लेवल की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने ये सब नतीजा इससे निकला कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप ऑफ लैंड लोगों को मिली। देन ग्रीन रेवोल्यूशन का भी रोल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक पूरा ये आपको यहाँ वाई सक्सीडेड। देन चैलेंजेस क्या थे इसमें, लैंडलॉर्ड बड़े बड़े जो थे वो चैलेंजेस ये है कि लैंडलॉर्ड बड़े बड़े चाहते नहीं थे कि लैंड, थोड़ा सा पॉज भी ले सकते हो या प्ले स्पीड बढ़ा लो। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हुआ लैंडलॉर्ड से,
लीगल लूपहोल्स इन्होंने इस्तेमाल किया, बेनामी ट्रांसफर कर दिया। बेनामी आप समझ रहे हो ना, किसी और के नाम कर दिया। जैसे ये बड़ा सा किसान है, ठीक है, इसके यहाँ पे बच्चे हैं, इसके फादर इन लॉज हैं, अरे इसके इन लॉज हो गए, यहाँ पे इन लॉज छोड़िए अगर आप, तो ये देखिए यहाँ पे इसके वर्कर्स हो गए, जो काम कर रहे हैं उनके नाम इन्होंने ज़मीनें कर दी, ठीक है। तो इनका जो अगर 100 एकड़ था, अगर 20-20 बांट दिया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो कुल मिला के इनके पास कितना बचा, 20-20-20 4-5। तो ये जो है लिमिटेशन सीलिंग जो थी, इसको ये बाईपास कर गए, लैंड सीलिंग लॉज को बाईपास कर गए, ठीक है। और बट दे रिमेन्ड ओवरऑल ओनर, ये बंदा बना रहा, ठीक है। ये कंट्रोल कर रहा था सारी चीज़ें, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि जिसके नाम ये वर्कमैन के नाम भी किया होगा, उसको डेट ट्रैप में फंसाया होगा और भी चीज़ों से डरा के धमका के। दे हैव द मसल पावर, देवर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, ये जो लोग थे देवर पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। दे हैव द मसल मैन पावर, प्रॉपर्टी थी, तो ये लेके ज़मीन भाग भी नहीं सकता, ये वर्कर है ना, ये भाग भी नहीं सकता। तो यहाँ देखिए ज़मीनें बढ़ गई, ऐसे 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 बढ़ गई। तो सीलिंग लॉज जो थे उसको ये लोग बाईपास कर गए, और ये सारे लोग तो घर के मेंबर ही थे, तो ये लोग ज़मीन क्या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म से ये लोग बच गए। तो लीगल लूपहोल्स यूज़ किए, और क्यों भाई, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको ब्राइब कर दिया, डरा धमका दिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ कर लिया, या लीगल लूपहोल ले लिया, फेक बेनिफिशियरीज बना दिए, ठीक है, कि फेक इनके नाम कर दिया, चलो नाम के तो इनका है पर एक्चुअल ओनर ही रिमेंड। यहाँ पे एक लाइन होगी, एक्चुअल ओनर ही रिमेंड ओवरऑल डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, ही रिमेंड एक्चुअल ओनर। तो दिस इज द बेनामी ट्रांसफर। बेनामी मतलब किसी और के नाम कर दिया, ठीक है, अपने नाम नहीं, किसी और के नाम है। ये इसका अनइवन इंप्लीमेंटेशन, चैलेंजेस में ये भी आएगा कि हर जगह इंप्लीमेंटेशन देयर वर रीजनल डिस्पैरिटी थी। किस पे थी? देयर वर रीजनल डिस्पैरिटी इन इंप्लीमेंटेशन, हर जगह बराबर तरीके से, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ये सब सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग रीजन में डिस्पैरिटी आई और इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इसका जो सोशल इफेक्ट्स था इसी वजह से अनइवन था, बिकॉज एक जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, इंप्लीमेंटेशन में डिस्पैरिटी थी, तो सोशल ये भी इट वाज अनइवन। जो इसका सोशल डिक्रीजिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी खत्म करना या सोशल इक्वालिटी बढ़ाना, ये इसका अवसर अनइवन था, कहीं था कहीं नहीं। कई जगह पॉलिटिकल विल भी कम था, बिकॉज बहुत बड़े जो ओनर्स होते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे, दे वर पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो। कई जगह पॉलिटिकल लीडर भी थे और पॉलिटिकल उसमें डोमिनेंस भी था। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल जो ओनर है कई जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता था और इस वजह से पॉलिटिकल विल भी कम दिखा, डिक्रीज्ड पॉलिटिकल विल। देन ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, ब्यूरोक्रेसी जो है IAS PCS जो भी थे उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड, दे वर पुअर लॉ इन्फोर्समेंट, बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे कि गरीबों को मिले, बिकॉज दे हैव वीक, क्या नाम था, वीक कंपैशन, दे हैव वीक एम्पैथी, ठीक है, सिंपैथी छोड़ दीजिए, सिंपैथी नहीं थी, कंपैशन नहीं था, इनके अंदर न्यूट्रलिटी नहीं थी, ये अपना मोटिव शायद चाहते थे, ठीक है, इनका था बस पॉलिटिकल नेक्सस बनाए रहो, अपना फ़ायदा देखते रहो, ठीक है। तो लैक ऑफ एपैथी, ठीक है, एपैथी, पैथी में एपैथी लगा दिया जाए, ठीक है। तो सिंपैथी मतलब सबके लिए एम्पैथी है, बट यहाँ एपैथी थी, इंटरेस्ट नहीं थे कि किसानों को मिले, ये अपना खुद दबदबा चाहते थे। तो पॉलिटिकल लॉबिंग, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लॉबिंग, और इनके इंडोमिनेंस में काम करते थे, ठीक है, तो ये भी हो गया। सो ये लोग न्यूट्रल नहीं थे, दे वर नॉट न्यूट्रल, ठीक है, दे वर नॉट सिटीजन सेंट्रिक, ठीक, दे वर नॉट क्या नाम है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम शायद नहीं कर रहे हो। देन कुछ जगह पे, सारी जगह पे नहीं। आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड था, लैंड रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं था, तो किसका लैंड कहाँ क्या है ये भी नहीं पता चला। तो आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड की वजह से भी दिक्कत आई। आइडेंटिफाइंग द ओनर, एक्चुअल ओनर को, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज वर दी, कोऑर्डिनेशन नहीं था टीनेंसी रिफॉर्म में और सीलिंग लॉज में, कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो लॉज बने फिर रिफॉर्म हुआ, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो पॉलिसीज वर नॉट इंटीग्रेटेड। देन इनएडुकेट फंडिंग, ये सब सारी चीज़ों के लिए लैंड आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पेपर वर्क करना है, विल चाहिए, तो सब फंडिंग चाहिए होती है, तो ये इनएडुकेट फंडिंग वॉज इनएडुकेट। लेसर अवेयरनेस वॉज ऑल्सो देयर अमंग द फार्मर। ऑप्शनल टीनेंसी लॉज वर ऑप्शनल, ठीक है, इट वॉज नॉट अ कंपल्सरी इवन, तो ऑप्शनल टीनेंसी लॉज। सो द ऑप्शनल टीनेंसी लॉज, बिकॉज जो लैंड रिफॉर्म था, क्या नाम है, इट वॉज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो ईच स्टेट गवर्नमेंट हैड फुल पावर टू मेक इट्स ओन टेनेंसी लॉज, बिकॉज लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉल इन द स्टेट लिस्ट। ये लैंड वैंड क्या था, स्टेट लिस्ट में था, तो सेंट्रल सिर्फ एडवाइस दे सकता था। सेंट्रल कुड ओनली सजेस्ट रिफॉर्म, तो सेंट्रल क्या कर सकता था, सिर्फ रिफॉर्म सजेस्ट कर सकता था, और एक यूनिफॉर्म नेशनल लॉज की यहाँ पे कमी थी, ठीक है, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो रेजिस्ट करते, तो ये सब सारी चीज़ें थी। देन नो स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑफ फार्मर्स, तो ये आपका ये आ गया सारा। देन यू हैव गुड इनिशिएटिव, बस ये खत्म हो गया, ठीक है, बस इतना ही है।
बाकी आगे एक टॉपिक हम देखें इकोनॉमिक जोन, ये भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ड्रोन से मैपिंग की गई, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे, इसमें आप आंसर में डाल देना। स्वामित्व स्कीम आया था, ड्रोन मैपिंग किया गया। तो ड्रोन मैपिंग में क्या हो गया, मैप बन गया कि कौन किसका ओनर है, कौन सी फसल कहाँ ग्रो की जाती है, सॉइल कौन सा किसका है। और इसके लिए एक एग्री स्टैक एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था, उसमें किसान को आईडी वाईडी भी दी गई थी, ठीक है। तो ये सब सारा ये है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि किसका लैंड है, तो ये आसानी होगी पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन के लिए सब किया गया था कि ज़मीन किसकी है। लैंड को मोनेटाइजेशन, लैंड मोनेटाइज, जो कि ज़मीन की जो गवर्नमेंट लैंड थी वो ऐसे फालतू पड़ी हुई थी, तो उसको मोनेटाइज मतलब उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, कुछ भी करके पैसा कमा लेना, तो ये सब आया। राइट टू फेयर कंपनसेशन, लैंड एक्विजिशन, किसी से अगर आप लैंड ले रहे हो तो उसको फेयर कंपनसेशन देना, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे जो बाद में लिए गए उस टाइम भी, तो फेयर कंपनसेशन दिया जाए। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है 2016 का, फॉर दैट पर्पज। सो थ्रू द एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, कई जगह लीजिंग मना थी, इलीगल थी, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। इट मेक द लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लीगल, और इनकरेज किया इसने फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और इसमें कि लैंड ओनर्स जो हैं ओनरशिप राइट लूज नहीं करेंगे। सो देयर वाज नो फियर ऑफ टीनेंट क्लेमिंग परमानेंट ओनरशिप। अगर आपने लैंड लीज कर दी तो वो टीनेंट है वो परमानेंट ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। देन डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, जाहिर सी बात है लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज किया गया, डिजिटाइज किया गया, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म था, जैसे यूपी में भूलेख बना हुआ है, सारा आपको जानकारी मिल जाएगी। नेशनल लैंड रूरल क्या नाम है ये, NLRMP, एक मिनट, नेशनल लैंड रिकॉर्ड क्या है, मेंटेनेंस प्रोग्राम था, मे भी शायद ये, हाँ यही वाला है, नेशनल लैंड मॉडर्नाइजेशन ही प्रोग्राम है। ये 2008 में लाया गया था लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। इसमें डिजिटाइज किया गया, लैंड को डिजिटाइज किया गया, और जो भी मैप थे, जो कैडेस्ट्रल मैप बने होते हैं ना, इस तरह से कैडेस्ट्रल मैप बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, आपका कौन खतौनी होतौनी कहते हैं ना, इसको खतौनी कहते हैं, खसरा, ठीक है। इसको क्या मॉडर्नाइज किया गया और कंप्यूटराइज किया गया, सबको कंप्यूटराइज किया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रॉड नहीं होएगा, लेसर लिटिगेशंस कम होंगे, झगड़े कम होंगे तो लेसर लिटिगेशन होगा, ठीक है। कोर्ट्स में लेसर लिटिगेशन, बिकॉज देयर वर लेसर कन्फ्लिक्ट जो है कम हो गया, लेसर कन्फ्लिक्ट, तो लेसर लिटिगेशन हो गया। फिर एग्रीकल्चर प्लानिंग वानिंग होगी, एक कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन होगा, तो म्यूटेशन, प्रॉपर्टी म्यूटेशन आसानी से होगा। म्यूटेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं म्यूटेशन, जाके कराना पड़ता है आपको। अगर आप कोई ज़मीन घर ले रहे हो तो म्यूटेशन कराना पड़ता है। दाखिल खारिज कराना पड़ता है, दाखिल खारिज, अगर आपकी ज़मीन ज्वाइंट ओनरशिप है या आप खरीदे हो, जैसे आपने एक पार्सल ऑफ लैंड है तो कोई और लिया, तो दाखिल खारिज में आपका नाम आके जुड़ जाएगा और दूसरे का हट जाएगा, ये सब सारा आसानी हो जाती है इसमें। स्पेशल लैंड ट्रिब्यूनल बनाए, इसे सब केसेस को डील करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, ठीक है। देन प्रिवेंट सेल ऑफ नॉन ट्राइबल लैंड टू ट्राइबल को प्रिवेंट किया जाए, सेल ऑफ नॉन ट्राइबल लैंड टू द ट्राइबल। एक मिनट, यहाँ प्रिवेंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, स्पेशल क्या नाम, प्रिवेंट सेल ऑफ ट्राइबल लैंड टू, ये नॉन ट्राइबल है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। नॉन ट्राइबल या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, एडिशनल कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अर्बन लैंड पॉलिसी आया था 2007 में, ये सब चीज़ों के लिए। और ड्राफ्ट नेशनल लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आया है, लैंड पूलिंग पॉलिसी, तो ये अलग अलग 3 पॉलिसीज होंगे। लेट मी मार्क, ठीक है। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी हुई, लैंड पूल कर दोगे, फिर आप उसको यूटिलाइज कर दोगे एक जगह, तो उसे पूलिंग से ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लैंड पूल किया जाए, अलग अलग किसान आएंगे पूल करेंगे, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए लैंड पूल कर दिया, ठीक है। फिर उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फिर उससे कुछ बेनिफिट्स मिले इनको। फिर अर्बन लैंड पॉलिसी थी कि अर्बन लैंड को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि इंक्रीज अर्बनाइजेशन हो रहा है। फिर अर्बन लैंड में भी सीलिंग लिमिट रखी जाए, ये सब और मैनेज करने के लिए। और ये भी ड्राफ्ट नेशनल लैंड रिफॉर्म के लिए भी यही पॉलिसी है, टू मैनेज द लैंड, ताकि फोकस हो इक्विटी पे, एफिशिएंसी पे, ट्रांसपेरेंसी पे। मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टीनेंसी को लीगलाइज किया जाए, ठीक है, महिलाओं का इसमें हक रहे, तो ये मॉडर्नाइज किया जाए लैंड रिकॉर्ड का। तो पूरा ड्राफ्ट है लैंड नेशनल रिफॉर्म पॉलिसी का, बस इतना आप जान लीजिए कि मॉडर्नाइज करना, लीगलाइज करना, ठीक है, और टीनेंट्स को राइट मिलना, ओनर्स को राइट अपना मिलना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ऑनर्स और रिकॉर्ड्स बनाना प्रॉपर। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड, उड़ीसा का एक वंशधारा स्कीम है, लैंड टू लैंडलेस देना, तो ये उड़ीसा का स्कीम है। वसुंधरा स्कीम है, लैंड टू लैंडलेस। देन कर्नाटका का भूमि प्रोजेक्ट है, जिसमें कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड है। तेलंगाना का धरनी पोर्टल है फॉर दैट। झारखंड का फॉरेस्ट राइट एक्ट आया फॉर दैट पर्पस, ठीक है, तो ट्राइबल्स का एविक्शन आसानी से ना हो सके।
देन यू हैव वे फॉरवर्ड, क्या टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाए इसी डिपार्टमेंट्स में, लैंड रिफॉर्म में ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे भैया पार्सल ऑफ लैंड बांध लोगे। चकबंदी के काम कर्मचारियों को, तहसील में जो कर्मचारी उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हों उसमें कि प्रॉपर मैप बनाएं, उसमें गलती वलती ना कर दें। मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर अधिकारी आएँ, ऑफिसर्स आएँ, इसको मॉनिटर करें और चेक करें कि कहीं फेक बेनिफिशियरीज तो नहीं आ रहे हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड को रोका जाए, फेक बेनिफिशियरीज जो आ रहे हैं उनको देखा जाए, और डिस्प्यूट का प्रॉपर ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, और बहुत ज़्यादा लंबा केसेस ना चले। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। 10-10, 20-20 साल तहसील में भी ज़मीन से रिलेटेड केस चलते हैं, डीएम तक जाते हैं, फिर एडिशनल कमिश्नर तक जाते हैं, फिर जाके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाते हैं, फिर जाके कोर्ट में आते हैं। देख रहे हैं आप कितना, तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ईजी किया जाए, थोड़ा फाइनल किया जाए, जल्दी वल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और कहीं ना कहीं लिमिट रखनी पड़ेगी। यहाँ इतना ही प्रोसेस लंबा लग जाता है रेवेन्यू में, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 40 साल निकल गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ठीक है, और इसमें फार्मर्स की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फार्मर्स को एक फिक्स इनकम मिल जाती है, फिक्स इनकम, ठीक है। और यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन दे दी गई है, बट दे कैन बी मैनिपुलेशन एज वेल। लैंड मार्केट डेवलपमेंट है, ईजियर बाइंग और सेलिंग ऑफ लैंड, तो लैंड मार्केट का डेवलपमेंट करो ताकि आसानी से खरीद फरोख्त हो सके, तो लैंड मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज देयर। कलेक्टिव फार्मिंग है, कलेक्टिव मतलब मिलजुल के आपस में फार्म करेंगे तो शेयर कर सकते हैं लोग, कॉस्ट तो प्राइस कम हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं कुछ भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, फर्टिलाइज़र, मैकेनाइजेशन, मेनली यहाँ पे है कि फार्म मैकेनाइजेशन आप इजी एक्सेस कर सकते हो कलेक्टिव फार्मिंग में, या ये सब सारी चीज़ों में, लैंड पूल में, ठीक है। अब आगे और देखें क्या है, जस्ट ये मेरा यहाँ पे ड्राफ्ट नेशनल लैंड रिफॉर्म पॉलिसी हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग ऑफ रिलीजियस, हाँ यहाँ पे एक लिमिटेशंस लगाई गई है। क्या लिमिटेशन लगाई गई है, ऑन लैंड होल्डिंग, लिमिटेशन ऑन लैंड होल्डिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा लोड लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये रिफर किया गया है कि देयर शुड बी लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम लैंड लिमिट इन स्टेट्स वेयर इट इज़ टू हाई, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे लिमिट लगाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लैंड कब्जा किए हैं या ओनरशिप है। देयर शुड बी सिंगल सिस्टम टू आइडेंटिफाई, क्या सिंगल सिस्टम होना चाहिए, सिंगल सिस्टम टू आइडेंटिफाई लैंड एंड रिडिस्ट्रीब्यूट क्विकली, ठीक है। एक सिंगल सिस्टम हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक सिंगल विंडो जैसे क्लियरेंस सिस्टम है वैसे ही एक सिंगल सिस्टम बनाया जाए। फेक ओनरशिप को रिड्यूस किया जाए, क्या रिड्यूस किया, फेक ओनरशिप जैसे कि बेनामी, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, और एक पब्लिक डेटाबेस बनाया जाए लैंड रिकॉर्ड का। तो ये पूरा लैंड रिकॉर्ड के नोट्स बन गए, इसको आप राइट कर लो या यही नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो और मैं विद इंथुसियाज्म मैं और लेक्चर बना सकता हूँ। थैंक यू।